A very good noon to each and every one of you. I am Richa and you are watching परचम। आज का सेशन डेली करंट अफेयर्स का शुरू हो चुका है। 2 फरवरी है, दिन के बज चुके हैं 12। जो भी लाइव चैट अटेंड करते हैं प्लीज डू ज्वाइन इन फास्ट। आज डेली सीए के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया कवर करेंगे और वो क्या है, यूनियन बजट। बिल्कुल इंतरिम बजट आ चुका है, उसके सारे हाइलाइट्स हमको देखने हैं। तो पहले सारी जितनी भी पॉइंटर न्यूज़ हैं हमारी, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो देखेंगे और फिर हम पूरा चंक एक साथ बजट हाइलाइट्स का करेंगे। उसके बाद हम रिविजन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये पूरा आज का जिस्ट है, राइट। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आप विक्रम संवत के हिसाब से देखेंगे, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, तो माघ महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है और आज सप्तमी और अष्टमी तिथि दोनों आपको देखने को मिलेंगी। चलिए, आज का पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आज का पीडीएफ आपको परचम के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। इंग्लिश वाला आपको ऑलरेडी अवेलेबल करवा दिया जाएगा जैसे जैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। हिंदी वाला आपको बाय 3 और 4 PM टेलीग्राम पे ही अवेलेबल होगा। साथ ही साथ परचम का जो ऐप है उस पे भी फ्री मटेरियल सेक्शन में जाकर के आप डेली सीए के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। कल का सेशन आई रियली होप आपने देख लिया होगा। कल मैंने आपका मंथली रिवीजन सेशन लिया था जिसमें हमने काफी सारे एमसीक्यूज और उनसे जुड़ी हुई न्यूज कवर की थी। कल शाम को 7 बजे वो सेशन आया था। नहीं देखा हो तो एक नई प्लेलिस्ट बना दी गई है 2024 मंथली करंट अफेयर की, वहां जाके वो सेशन एक्सेस कर सकते हो। और आज से आपके जो अलग अलग सेगमेंट वाले मंथली सीए सेशन है वो भी शुरू हो जाएंगे जो दूसरे फैकल्टी लेंगे। ओके, अगर आपको वीकली या फिर जो मंथली सीए मैगजीन्स होती हैं वो एक्सेस करनी है तो आपको parchamclasses.in वेबसाइट पे जाना होगा। हर महीने की मंथली मैगजीन बाय 7th ऑफ द कमिंग मंथ आपको मिलती है। तो अब आपको जनवरी का कंपाइलेशन कब मिलेगा? 7 फरवरी तक मिल जाएगा parchamclasses.in पे। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन या पीडीएफ बैंक है तो ऑटोमेटिकली ऐड होता रहेगा। चलिए, कोई भी डाउट, क्वेरी, कंफ्यूजन, कंसर्न हो सो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, मेल कर दिया कीजिए parchamclasses06@gmail.com पे, या हेल्पलाइन नंबर्स पे कांटेक्ट कर लिया कीजिए, या फिर परचम ऐप में चैट कर लिया कीजिए। शुरू करें? आ गए सब जने अभी तक? ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं शुरुआत। कल जाते जाते डेली सीए में आपसे मैंने क्वेश्चन किया था, आउट ऑफ 180 कंट्रीज व्हाट इज इंडियाज रैंक इन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स यानी कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक हमने देखा और उसके अंदर 180 कंट्रीज में से इंडिया की क्या रैंक थी आपसे पूछा गया था और हमारी रैंक बिल्कुल सही 93 रही। सो एवरीबडी आंसर्ड इट वेल। चलिए, आज 2 फरवरी है और आज आता है, कल ही हमने देखा था कि आज कौन सा डे आएगा? आज आएगा वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, क्योंकि आज ही के दिन यानी 2 फरवरी को 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ था, जिसके तहत ये डिसाइड किया गया था कि जितने भी वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि होते हैं जहां पे नमी होती है, मिट्टी में या पानी हो वहां पे, उनको अगर वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के हैं तो इस लिस्ट में, रामसर लिस्ट में शामिल किया जाएगा और उनकी देखरेख की जाएगी। ठीक है, तो इस दिन को यानी कि 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की तरह मनाते हैं। 1 फरवरी को हमने कौन सा दिन मनाया था? कल इंडियन कोस्ट गार्ड्स डे की तरह ऑब्जर्व किया था। इस बार की थीम भी इस पोस्टर पे लिखी हुई दिख रही है आपको, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। ये थीम है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की। सो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब आता है जी? 2 फरवरी को आता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। गॉट इट? थीम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगी, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। लाइक आई टोल्ड यू, वेटलैंड्स जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के होते हैं, 1971 में रामसर ईरान में एक कन्वेंशन हुआ और उसके तहत एक संधि या ट्रीटी साइन की गई थी कि ऐसे वेटलैंड्स का ध्यान रखा जाएगा। इंडिया कब पार्ट बना था, कब साइन किया उसने रामसर कन्वेंशन से जुड़े हुए चीज़ों पे? सो 1 फरवरी 1982 में हम इसका पार्ट बने थे। क्लियर? देन कमिंग ओवर टू खेलो इंडिया यूथ गेम्स। थोड़े स्पोर्ट्स हैं जिनके रिजल्ट हमको देखने हैं। ये जब शुरू हुए थे और स्पोर्ट्स, तब हमने इनकी न्यूज़ देख ली थी। तो सबसे पहले हमको देखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये 2023 यानी 2023 खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे जो कि 2024 में ऑर्गेनाइज किए गए। ये चीज़ में कंफ्यूजन मत रखिएगा। चलिए, आगे कुछ भी बात करें उससे पहले खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो मैस्कॉट हैं उनका नाम कॉमेंट सेक्शन में, लाइव चैट में जल्दी से लिख दीजिए। ठीक है, अब ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे, इनका ये 6th एडिशन हुआ। कहाँ होस्ट किया गया? तमिलनाडु में। साउथ इंडिया में पहली बार होस्ट किए गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स तमिलनाडु के 4 सिटीज के अंदर होस्ट किए गए। और डेट्स क्या थी, ये सारी चीजें फटाफट देखते हैं। महाराष्ट्र ने टॉप किया खेलो इंडिया यूथ गेम्स को ओवरऑल। ये स्टेट्स के बीच में किए जाते हैं। सो कौन सा स्टेट है जो टॉप पे रहा? महाराष्ट्र ने टॉप किया है। सो बिल्कुल याद रखेंगे इस पॉइंट को। 6th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स which was hosted by Tamil Nadu was topped by Maharashtra. Then
उसके बाद में ये कब से कब तक हुए, जनवरी 19 से 31 तक, यानी 19 जनवरी से शुरू होकर 31 जनवरी को ये खत्म हुए हैं। लाइक आई टोल्ड यू, तमिलनाडु की 4 सिटीज में इनको होस्ट किया गया, चेन्नई, मदुरई, त्रिची एंड कोयम्बटूर। पहली बार साउथ इंडिया में हुए हैं। महाराष्ट्र टॉप पे रहा, ठीक है। कितने मेडल्स जीते, बिल्कुल मेडल काउंट याद रखना पड़ेगा। 158 मेडल्स महाराष्ट्र ने अपने नाम किए। टोटल कितने, 158। सेकेंड नंबर पे होस्ट स्टेट ही रहा तमिलनाडु, थर्ड पे रहा हरियाणा। सो महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड हरियाणा, ये टॉप 3 स्टेट्स खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 विच वॉज ऑर्गेनाइज इन 2024 उसमें रहे। यहां तो कोई प्रॉब्लम। चलिए, महाराष्ट्र 4th टाइम विनर रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर अभी तक ओवरऑल। अब ये मेडल काउंट है, तो महाराष्ट्र का तो आपको गोल्ड भी याद रखना रहेगा। तो कितने गोल्ड जीते हैं महाराष्ट्र ने, 57 गोल्ड अपने नाम किए हैं। कितने, 57। और ओवरऑल कितने मेडल्स थे, 158। देन फॉलोड बाय तमिलनाडु, हरियाणा एंड 4th पोजीशन पे दिल्ली आया है। ठीक है, ये न्यूज कवर हो गई। अब हम आते हैं अगली न्यूज पे, और वो आ रही है तमिलनाडु से ही, क्योंकि जब ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के प्राइज वगैरह अनाउंस किए गए तो एक स्कीम भी अनाउंस की गई तमिलनाडु में ही, और वो स्कीम क्या है, कैलिग्नर स्पोर्ट्स किट स्कीम। सो तमिलनाडु ने, सरकार ने एक स्कीम लॉन्च की, कैलिग्नर स्पोर्ट्स किट स्कीम, जिसके तहत जो गांव लेवल है, पंचायत लेवल वगैरह है, वहां पे स्पोर्ट किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि ग्रास रूट लेवल पे ही स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिल सके। सो तमिलनाडु के यूथ वेलफेयर एंड स्पोर्ट्स डेवलपमेंट मिनिस्टर जो हैं उदयनिधि स्टालिन, उन्होंने अनाउंस किया कि बहुत जल्दी तमिलनाडु लेकर के आएगा कैलिग्नर स्पोर्ट्स किट स्कीम। और इससे क्या होगा, विलेज लेवल पे जो स्पोर्ट टैलेंट है उनको बढ़ावा मिलेगा। इसमें स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे 12,000 विलेज पंचायत्स में। और ऐसा कब किया जाएगा, शुरुआत कब होगी इसकी, जब चीफ मिनिस्टर एम करुणानिधि जो थे, उनकी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे, उनकी बर्थ सेंटेनरी होगी, यानी उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी आएगी। सेंटेनरी का मतलब 100 ईयर्स। सो जब एम करुणानिधि जी की 100 बर्थ एनिवर्सरी आएगी 7 फरवरी को, तब से इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा त्रिची से। कहां से, त्रिची से। सो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पोर्ट्स किट का, इसकी शुरुआत त्रिची से 7 फरवरी को होगी, जब एम करुणानिधि जी की बर्थ सेंटेनरी यानी 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे। और इसके तहत विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे स्पोर्ट्स किट बांटे जाएंगे। स्कीम का नाम है कैलिग्नर स्पोर्ट्स किट स्कीम। कौन से स्टेट से जुड़ी हुई है, तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। ठीक है जी, ओके। अगली स्पोर्ट्स न्यूज पे बढ़ते हैं, और ये है हॉकी 5S मेंस वर्ल्ड कप। सो FIH हॉकी 5S वर्ल्ड कप मेंस में विनर कौन रहा, वही कंट्री जो कि फीमेल में या विमेन्स में विनर रही थी। कौन सी थी, नेदरलैंड्स। तो मेंस में भी नेदरलैंड्स जीता है, विमेन में भी नेदरलैंड्स जीता है। हमारा काम आसान हो गया, हमें अलग अलग कंट्री याद नहीं करनी है। चलिए, सो नेदरलैंड्स क्राउंड फर्स्ट एवर, क्योंकि इनॉग्रल एडिशन हुआ इंटरनेशनल हॉकी के 5S वर्ल्ड चैंपियनशिप का इनॉग्रल एडिशन था। ये पहली बार ये चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज की गई है 5S फॉर्मेट में, यानी शॉर्ट फॉर्मेट में, जिसमें दोनों टीम में 5-5 खिलाड़ी होते हैं। और उसके अंदर नेदरलैंड्स जीता है। हराया किसको है, यानी रनर अप टीम कौन सी रही, मलेशिया रही है। विमेन की कैटेगरी में क्या था, नेदरलैंड्स जीता था, इंडिया रनर अप रही थी। ओके, और ये जो चैंपियनशिप है या जो वर्ल्ड कप था वो कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया, मस्कट, ओमान के अंदर किया गया, राइट। देन इंडिया मेंस कैटेगरी के अंदर 5th पोजिशन पे आया है। और वहीं विमेन के अंदर नेदरलैंड जीता था और इंडिया रनर अप रहा था। कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम इसमें, मेंस एंड विमेन के अंदर अगर हम 5S फॉर्मेट की बात करें तो नेदरलैंड यहां भी जीता है, नेदरलैंड यहां भी जीता है, यहां पे मलेशिया को हराया है, यहां इंडिया को हराया। हुआ कहां है, ओमान, मस्कट के अंदर हुआ है। राइट, अब हम आते हैं थोड़ी स्टेट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। और पहली जो आपको खबर आ रही है वो वापस से आ जाओ आप तमिलनाडु। कहाँ आ जाओ, तमिलनाडु। तो अभी हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में देखा ही था, वापस आ जाए। तमिलनाडु को एक नई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मिली है, राइट। सो नाम क्या है, थांथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। थांथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और ये इरोड डिस्ट्रिक्ट जो है तमिलनाडु की, वहां पे क्रिएट की गई है। तमिलनाडु गेट्स इट 18th वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। कौन से नंबर की, 18 नंबर की वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी मिली है। नाम याद रखेंगे, थांथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। देखिए, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी हो, नेशनल पार्क हो, टाइगर रिजर्व हो, एलिफेंट रिजर्व हो, रामसर साइट्स हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी न्यूज में आ जाती है उसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी कहाँ है, तो पेरियार से कंफ्यूज होकर के केरला मत लिखिएगा, ये तमिलनाडु है। थानथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी तमिलनाडु के अंदर डिक्लेयर की गई है। 80,114 हेक्टेयर का जो रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, कौन सी हिल के अराउंड, बरगुर हिल के अराउंड उसको डिक्लेयर किया गया। और ये जो पूरा एरिया है जिसको वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी बताया, ये कॉरिडोर की तरह वर्क करता है एलिफेंट और टाइगर्स के लिए। कॉरिडोर यानी एक ये हैबिटेट है जहां पे एलिफेंट और टाइगर रहते हैं फॉर एग्जांपल, और एक ये हैबिटेट है। इन दोनों के बीच में जो मूवमेंट का एरिया है, यहां से यहां एनिमल्स आते जाते रहते हैं, तो इस एरिया को कॉरिडोर कहा जाता है। ठीक है, गली आ रहे, जैसे हमारे रूम्स के बीच में भी कॉरिडोर्स होते हैं। फाइन, चलो अगली न्यूज। हाँ, ये हेमंत सोरेन जी, अब हेमंत नहीं सो रहे हैं झाड़ियों में, जो हम झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन याद करवाते थे। सो हेमंत सोरेन जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और गवर्नर जो हैं झारखंड के, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और अगला नाम किसका सामने आया है जो सीएम बनेंगे, वो न्यूज है। सो हेमंत सोरेन ने कर दिया है रिजाइन एज सीएम ऑफ झारखंड। क्यों, अभी देखते हैं क्यों। और चंपई सोरेन जो हैं, अब कौन सो रहे हैं, चंपई जी यही शपथ लेंगे अब, नाम क्योंकि इनका सामने आ गया। चंपई सोरेन जी नेम्ड न्यू झारखंड सीएम। अभी नाम दिया गया है, शपथ नहीं ली गई है, ध्यान रखिएगा, बने नहीं है, पर नाम आ गया है तो बन ही जाएंगे। सो हेमंत सोरेन रिजाइंस, चंपई सोरेन नेम्ड न्यू झारखंड सीएम। अब सबसे पहली तो ये बात देखिएगा कि क्यों रिजाइन किया हेमंत सोरेन जी ने जब सब कुछ सही चल रहा था। सही नहीं चल रहा था बिकॉज जो इलेक्शन डायरेक्टरेट है उन्होंने इनको गिरफ्तार कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में, जो कि लैंड स्कैम वगैरह इन्होंने किया है और उसके केस में बहुत मनी लॉन्ड्रिंग की है। तो हेमंत सोरेन जी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि इन्होंने अभी चैलेंज किया है इस अरेस्ट को झारखंड हाईकोर्ट के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ा। और जो गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन जी झारखंड के, उन्होंने रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। अगला नाम किसका आ रहा है सीएम के लिए, किसका आ रहा है, चंपई सोरेन जी का आ रहा है। गॉट इट, तो ये नाम अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, चंपई सोरेन जी झारखंड मुक्ति मोर्चा में ही सीनियर लीडर हैं और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के तौर पे कार्य कर रहे थे, और इनको अब पार्टी का लीडर के तौर पे सीएम पद के लिए आगे लाया गया है। 5 टाइम एमएलए रह चुके हैं। कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी से, सरायकेला कॉन्स्टिट्यूएंसी से। गॉट इट, चंपई सोरेन जी झारखंड के अगले मुख्यमंत्री होंगे। फिर हम आते हैं, कर्नाटका हाईकोर्ट को मिले हैं अपने नए चीफ जस्टिस। इस न्यूज पे, कर्नाटका हाईकोर्ट से एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज बन के गए थे, याद है, नाम लिखेंगे, अगर याद है लिख दीजिए, ठीक है, याद है तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो पढ़ाऊंगी मैं। सो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने रेकमेंड किया था कि अब क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज बन के चले गए तो ये जगह खाली हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस पीएस दिनेश कुमार जी का नाम रेकमेंड किया था, पीएस दिनेश कुमार जी, ओके, टू बी दी नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। तो इनको एक्टिव चीफ जस्टिस के तौर पे कर्नाटका हाई कोर्ट में भेज दिया गया है, लेकिन बहुत थोड़ा सा कार्यकाल होगा बिकॉज ये फेब में रिटायर हो जाएंगे। सो देख लेते हैं, जस्टिस दिनेश कुमार अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका हाई कोर्ट। ओके, दिनेश कुमार जी कर्नाटका हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस हैं, और पीबी वर्ले जी थे जो कि एलिवेट हुए थे। पीबी वर्ले जी ये सुप्रीम कोर्ट के जज बन के चले गए थे। तो अब जस्टिस कुमार जी थोड़े समय के लिए क्यों हैं, क्योंकि फरवरी 2024 को 24 फरवरी 2024 ये रिटायर हो जाएंगे, तो थोड़े समय के लिए इनका नाम याद रखेंगे। अगली खबर आ रही है इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी में पहली वुमेन सूबेदार बनके कौन सामने आई हैं, एक शूटर हैं हमारी, और वो पहले हवलदार पोजीशन पे गई थी और अब उनको प्रमोट कर दिया गया है सूबेदार पोजीशन पे। और इंडियन आर्मी में पहली वुमेन सूबेदार पोस्ट पे या इस पोजीशन, इस डेजिग्नेशन पे पहुंचने वाली महिला कौन बनी है, फीमेल कौन बनी है, प्रीति रजक। प्रीति रजक, ओके, सो रजक याद रखिएगा, रजक सरनेम बिल्कुल दिमाग से नहीं जाना चाहिए। प्रीति रजक बनी है इंडियन आर्मी की पहली वुमेन सूबेदार। मैं इतनी बार इसलिए रिपीट करती हूं कि बार बार कानों में आवाज जाएगी, थोड़ा सा याद रहेगा आपको। प्रीति रजक बिकम्स इंडियन आर्मीज फर्स्ट फीमेल सूबेदार। ओके, पहली मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन भी थी ये, जो कि शूटिंग की दुनिया से आर्मी में हवलदार बनी थी। तो जब स्पोर्ट्स में बहुत कुछ अच्छा करते हैं तो आपको पोजीशंस दे दी जाती हैं। सो इसी तरह से इंडियन आर्मी के अंदर हवलदार की पोजीशन पे शूटिंग की दुनिया से पहली स्पोर्ट्स वुमेन कौन आई थी, प्रीति रजक आई थी। फिर इनका बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा 19th एशियन गेम्स जो हांगझाओ चाइना के अंदर हुए थे ना, 2022 वाले 23 के अंदर होस्ट किए गए थे। सो एशियन गेम्स 2022 जो कि 2023 में हांगझाओ चाइना में हुए थे, वहां पे जो रजक हैं वो क्या लेके आई थी, सिल्वर मेडल लेकर के आई थी।
तो प्रीति रजक सिल्वर मेडल ने इतना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया तो इनको सीधे प्रमोट कर दिया गया सूबेदार पोजीशन पे। ठीक है जी, पहली महिला इन इंडियन आर्मी टू बी प्रमोटेड टू सूबेदार रैंक, प्रीति रजक। कोई डाउट, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन? नो, आगे बढ़ेंगे। यूपीएससी पे आते हैं जी। सो हमारा जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है यूपीएससी, उसको एक और मेंबर मिल गए हैं, संजय वर्मा जी। क्या नाम है? संजय वर्मा। संजय वर्मा जी हैं। ये कौन है? चेयरमैन है यूपीएससी के, मनोज सोनी जी। सो डॉक्टर मनोज सोनी जो हैं उन्होंने ओथ दिलवाई है संजय वर्मा जी को एज द मेंबर ऑफ यूपीएससी। यूपीएससी में मैक्सिमम 10 मेंबर्स हो सकते हैं और एक चेयरमैन होते हैं। तो चेयरमैन तो हमारे सोनी जी हैं ही, मनोज सोनी डॉक्टर, और 10 मेंबर्स हो सकते हैं। एक और मेंबर जो ऐड हुए हैं इन 10 मेंबर्स में ही, वो कौन है? संजय वर्मा। संजय वर्मा। प्रेसिडेंट अपॉइंट करती हैं चेयरमैन और मेंबर्स को, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी? कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करती हैं। ठीक है जी। और हर एक जो मेंबर आते हैं वो 6 साल की टर्म के लिए आते हैं, यानी मैक्सिमम उनका कार्यकाल कितना हो सकता है? 6 इयर्स होता है। और रिटायरमेंट एज क्या है? 65 है। विच एवर कम्स फर्स्ट वो मान लिया जाएगा। संजय वर्मा यूपीएससी मेंबर। यूपीएससी चेयरमैन कौन है? डॉक्टर मनोज सोनी। देन इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया है 2024, ये जो साल है उसको किसी थीम के साथ में, यानी उस साल को कोई नाम दिया गया है। चलो मुझे ये भी बता दो, यूएन ने 2024 को कौन से ईयर के तौर पे डिक्लेयर किया है? जैसे 2023 ईयर ऑफ मिलेट्स है ना, इसी तरह से यूएन ने 2024 को कौन से ईयर के तौर पे डिक्लेयर किया? जल्दी से लिखो। हम आते हैं इंडियन नेवी पे। इंडियन नेवी ने डिक्लेयर किया है 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। नेवल सिविलियंस। अब आप बोलोगे मैम नेवी ऑफिसर्स, नेवी पर्सनल तो पता है, नेवी सिविलियंस कौन होते हैं? तो नेवल सिविलियंस वो होते हैं जो प्रॉपर नेवी की वर्दी नहीं पहनते लेकिन सारे हेल्प वाले कामों में जुड़े हुए होते हैं, डॉकयार्ड पे काम कर रहे हैं, पीछे और सपोर्ट्स फंक्शन में लगे हुए हैं, तो उनको नेवी सिविलियंस कहा जाता है। तो ये जो साल है नेवी सिविलियंस को डेडिकेट किया है इंडियन नेवी ने। क्यों? ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंसी, वेलबींग जो है इन नेवी से जुड़े हुए सिविलियंस का, जो कि वर्दी नहीं पहनते नेवी की, एकदम ऑफिसर टाइप की वर्दी या नेवी की वर्दी, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज इनके बिना कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता। ना हेडक्वार्टर्स चलेंगे, ना डॉकयार्ड होंगे, ना मटीरियल यहाँ से वहाँ आएगा, तो मटीरियल चढ़ाने उतारने का काम, राइट। उसके अलावा ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स संभालने का काम, तो जो भी सपोर्ट फंक्शन है वो नहीं हो सकते। तो जितने भी HR रिलेटेड मैटर्स होंगे सिविलियंस के, वो एड्रेस किए जाएंगे। नेवी सिविलियन पर्सनल कौन होते हैं? जो एक्टिव ड्यूटी में नहीं होते, यानी प्रॉपर नेवी वाला काम नहीं कर रहे होते, डिफेंस में नहीं लगे हुए होते हैं, बाकी सारे काम देख रहे होते हैं। ओके। और ये लोग नेवी का, इंडियन नेवी का 1/3 वर्कफोर्स है, 1/3 हिस्सा पूरी इंडियन नेवी का ये नेवल सिविलियंस होते हैं। तो बहुत ज्यादा बड़ा चंक है इनका, जैसे कि आप इस रोल में देख रहे हैं इन लोगों को। ये कौन है? ये नेवल सिविलियंस हैं। गॉट इट? चलिए अगली खबर जो मैंने कल आपसे जाते जाते ऐसे ही पूछ लिया था कि बताइए आरबीआई ने कौन से बैंक के ऊपर रोक लगा दी है कि भैया फरवरी के बाद अब आप ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते हो, यानी कि पैसा और नहीं डाल सकते हो, लोगों को और नहीं जोड़ सकते, उनके खाते नहीं खोल सकते। आंसर क्या है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक। यहां एक चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा, पेटीएम और पेटीएम पेमेंट्स बैंक दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पेटीएम बंद हो गया। नहीं नहीं नहीं, जो पेटीएम ऐप, यूपीआई वगैरह आप यूज करते हो ना, वो तो चलता रहेगा, राइट। पेटीएम पेमेंट्स बैंक, जब आप पेटीएम से पेमेंट करते हो तो वो आपको ऑप्शन देता था ना कि आप अपने आईसीआईसीआई से डालना चाहोगे, बीओबी से डालना चाहोगे, या पेटीएम पेमेंट बैंक से डालना चाहोगे। वो जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसके ऊपर आरबीआई ने अब रोक लगा दी है कि आप फेब के बाद में काम नहीं कर सकते जब तक आप किसी और दूसरे बैंक के साथ में जुड़ते नहीं हो, बिकॉज आपने काफी सारे रूल्स रेगुलेशंस की पालना नहीं किए हैं, एंड वी डू नॉट कंसिडर यू सेफ फॉर बैंकिंग। ठीक है, सो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बार किया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को फ्रॉम ऑफरिंग सर्विस इफेक्टिव मार्च 2024। 1 मार्च 2024 से सर्विसेज नहीं दे पाएंगे, यानी और खाते नहीं खोल सकते, पैसा नहीं ले सकते। लेकिन जिनका ऑलरेडी पैसा इसमें पड़ा हुआ है पेटीएम पेमेंट्स बैंक में, वो लोग निकाल सकते हैं। तो पैसा निकालने पर रोक नहीं है, जिनका ऑलरेडी पड़ा हुआ है वो सर्विसेज ले सकते हैं, लेकिन और लोगों को नहीं जोड़ा जा सकता। ये कौन से सेक्शन या लॉ के तहत या एक्ट के तहत किया गया है? सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 के तहत आरबीआई ने बार कर दिया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को कि अब आप डिपॉजिट नहीं ले सकते, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, टॉपअप्स वगैरह नहीं कर सकते 1 मार्च से, राइट। क्यों? आपने बहुत सारे जो नियम कायदे थे उनको कंप्लाई नहीं किया, यानी फॉलो नहीं किया। आपके साथ बहुत सारी सुपरवाइजरी कंसर्न्स हैं, पहले भी आपको कहा गया था फॉलो करिए, नहीं किया, तो अब ये नतीजा निकला है। ओके, देन 197 कम्युनिकेशन
लिमिटेड ये एक मेजर पेरेंट कंपनी है जिसके अंदर में पेटीएम ब्रांड भी आता है और पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड भी आता है। और इसके सीईओ कौन है? सभी के विजय शेखर शर्मा है, मतलब जो इसको हेड कर रहे हैं, पेटीएम के सीईओ, राइट। अगली खबर आ रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से। जो लोग भी जर्नलिज्म और मास मीडिया में जाना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी एक ल्यूक्रेटिव और डेस्टिनेशन होती है जहाँ वो जाना चाहते हैं, और मतलब डेस्टिनेशन इन द सेंस एक इंस्टीट्यूशन होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। सो IIMC को मिल गया है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, यानी कि अब ये खुद के डिग्रीज प्रोग्राम्स निकाल सकती है, PhD करवा सकती है, अभी तक ये डिप्लोमास दे सकते थे। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी होने के बाद में अब इसके पास ऑटोनॉमी आ गई है, यानी खुद से डिसाइड कर सकते हैं क्या कोर्स करिकुलम होना चाहिए, क्या प्रोग्राम्स ये निकालना चाहेंगे, वो सब इनके हाथ में आ गया है। IIMC यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली के अंदर है, इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल चुका है और यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने ये दर्जा इनको दे दिया है। इनके काफ़ी सारे क्या बोलते हैं हम, ब्रांचेस हैं इंडिया में अलग अलग जगह, वहाँ पे अब डिग्रीज हो सकती हैं, डॉक्टरल डिग्रीज ये शुरू कर सकते हैं। अभी तक ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देते थे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में। तो ये छोटी सी न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। अगली न्यूज़ आ रही है कहाँ से रिलेटेड? ये आ रही है कोल इंडिया के जो एम्प्लॉयज़ हैं और उनका जो प्रोविडेंट फंड और पेंशन मैनेज करने वाली बॉडी है, अब वो ऑनलाइन आ गई है। CMPFO अभी तक ऑनलाइन नहीं थी ये, यस CMPFO अब ऑनलाइन आ गया है और उसी से जुड़ी हुई खबर देखते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल कौन है? प्रहलाद जोशी जी। इन्होंने लॉन्च किया है माइंस एंड पार्लियामेंट्री, मतलब ये तो यूनियन मिनिस्टर है माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर के, इन्होंने लॉन्च किया है सी केयर वेब पोर्टल। और उससे क्या होगा, CMPFO को अब आप डिजिटली मैनेज कर पाएंगे, मतलब ये लोग कर पाएंगे कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। सो कोल माइंस प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अब ऑनलाइन आ चुकी है, सी केयर्स के नाम से वेब पोर्टल बन गया है। अब इससे क्या होगा, इनके जो भी पैसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन आ पाएंगी, सर्विसेज ऑनलाइन दे पाएंगे, सारी चीज़ें रिकॉर्ड में रह पाएंगी, पेंशन हो या प्रोविडेंट फंड रिलेटेड वट एवर थिंग्स आर देयर। सो ये जो CMPFO है 1948 से ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंडर में काम कर रही है, ऑटोनॉमस बॉडी है, ठीक है। इतनी सी न्यूज़ है। अगर पूछ लिया जाए सी केयर्स किसका वेब पोर्टल है, किससे जुड़ा हुआ वेब पोर्टल है, तो CMPFO आपको ध्यान में रखना है। देन कैबिनेट अप्रूव स्कीम ऑफ शुगर सब्सिडी फॉर AAY फैमिलीज टिल मार्च 2026। देखिए, अंत्योदय अन्न योजना एक स्कीम है जिसको चालू किया गया और उसके तहत जो आप देखते हो ना राशन शॉप्स होती हैं, तो उनमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के तहत कम दरों पर राशन दिया जाता है, राइट। उसी के लिए या उसी के अंडर में शक्कर जो है, शक्कर अदरवाइज दी नहीं जाती थी, जो मोटा अनाज होता है ना वो सब दिया जाता था, लेकिन शक्कर दी जा रही थी। अब शक्कर के ऊपर भी सब्सिडी को आगे कितने टाइम के लिए, 2 और सालों के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 31 मार्च 2026 तक शक्कर पे सब्सिडी दी जाएगी इन द राशन शॉप्स थ्रू अंत्योदय अन्न योजना। ये न्यूज़ है, आ गई बात समझ में। सो यूनियन कैबिनेट जो कि PM मोदी ने चेयर की, यूनियन कैबिनेट को PM ने चेयर किया यानी लीड किया, और उन्होंने डिसाइड किया कि ये जो शुगर के ऊपर सब्सिडी दी जाती है उसको 2 साल तक और दिया जाएगा। तो करीब 1.89 करोड़ लोग हैं जो अंत्योदय अन्न योजना से जुड़े हुए हैं थ्रू राशन शॉप्स, वो शक्कर को सब्सिडाइज रेट पे ले सकेंगे। अंत्योदय अन्न योजना देखनी पड़ेगी। हाँ, जिस भी स्कीम का नाम न्यूज़ में आ जाए ना, मेरे बोलने का वेट मत किया करो। अगर मैं सेशन में नहीं भी लूँ, ऐसा होगा नहीं, पर अगर मैं सेशन में नहीं भी लूँ तो उसको बाद में जाकर के पढ़ लिया करो, 2-3 पॉइंटर्स उसके देख लिया करो। स्कीम लॉन्च कब हुई, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है और किस लिए बनाई गई थी। अगर मोटा नई स्कीम है तो आउटले वगैरह देख लिया करो, ठीक है। चलिए, आउटले छोटे एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, जैसे अगर आप पटवारी का एग्जाम दे रहे हो, B.Ed C.Ed कर रहे हो, उसमें आउटले नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आप थोड़े ढंग के एग्जाम दोगे वनडे के तो पूछा जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सरकार ने चालू की थी। ऑब्जेक्टिव क्या है, फूड सिक्योरिटी, कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए, फूड सिक्योरिटी। आप प्रॉपर रेट्स पे नहीं खरीद सकते, सब्सिडाइज रेट पे आपको अन्न मिल जाए, हंगर नहीं होनी चाहिए। और इसको 2000 के अंदर लाया गया था। हर महीने 35 kg राशन इसके तहत प्रोवाइड किया जाता है। ओके, चलिए आ गया जी, क्या आ गया, बजट आ गया। हाँ, बजट तो कल ही आ गया था मैम, हाँ बजट कल आ गया था। अब हमारे हाइलाइट्स पढ़ने का टाइम आ गया है, तो अब से लेके अगले जो भी कुछ 10-15 मिनट या 5 मिनट वट एवर टाइम वी विल टेक, वो आप बजट हाइलाइट्स पढ़ोगे और उसके बाद में हम रिविजन क्वेश्चन करके सेशन को एंड करेंगे। कम से कम 10-15 मिनट तो लगेंगे हमको देखने में। अच्छा, यहाँ तो हम सारे हाईलाइट्स कर रहे हैं तो सारी मोटी बातें यहाँ आ जाएंगी, लेकिन जो बच्चे
और इसको डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, बैंकिंग वाले बच्चे हैं, स्टेट पीएससी वाले बच्चे हैं, यूपीएससी का अगर कोई एग्जाम दे रहे हैं बच्चे हैं, तो वो आप पायल मैम का सेशन आएगा कल शाम को 4 बजे, वो भी देख लीजिएगा। चलिए करें शुरुआत जी, आ जाइए। सो हाइलाइट्स है, इस बार का जो बजट था वो इंटरिम बजट था, ध्यान रखिएगा, फुल बजट नहीं है। इंटरिम बजट कब आता है? जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, यानी हमारे जनरल असेंबली जो जनरल इलेक्शंस हैं हमारे वो ड्यू होते हैं। अभी इलेक्शन का टाइम है ही, तो सरकार ने पूरे साल के लिए बजट नहीं लाया, बिकॉज पता नहीं सरकार रहे या नहीं रहे, सिनेरियो हमें पता है, पर फिर भी इसी तरह से चलता है। तो इंटरिम बजट अभी आया है, जब नई सरकार आ जाएगी केंद्र के अंदर, वो कोई सी भी हो, विचएवर, वो आकर के फिर फुल बजट पेश करेगी जुलाई के अंदर, ठीक है। इस बार 6th बजट है हमारी जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी का। 5 इन्होंने फुल बजट पेश किए हैं, 1 इन्होंने इंटरिम बजट पेश किया है। सो ये इनका 6th बजट है। इससे पहले कौन से फाइनेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने 6 बजट पेश किए थे? लिखो, बता चुके हूं, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और ये जो पीएम मोदी की गवर्नमेंट चल रही है उसका 2nd टर्म चल रहा है, तो इस 2nd टर्म का लास्ट बजट ये है। इसके बाद नई सत्र या तो इन्हीं की टर्म चालू हो जाएगी, अगर यही वापस सरकार में आए, कोई और पार्टी आई तो उनका चालू हो जाएगा। फुल बजट कब दिया जाएगा? जुलाई के अंदर दिया जाएगा, जब लोकसभा इलेक्शंस हो चुके होंगे। यहां तक क्लैरिटी है जी? चलिए, अच्छा, कल मैंने आपसे ये भी पूछा था कि 2017 के अंदर और 2016 के अंदर जब रेलवे बजट को एक तो यूनियन बजट से मिक्स किया गया था और 1 फरवरी को बजट पेश किया जाना शुरू किया गया था, इन दोनों टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? अरुण जेटली थे। दोनों समय अरुण जेटली थे, ठीक है। निर्मला सीतारमण जी ने तो 19 से पेश करना शुरू किया। आ जाओ। सो इस बार का जो बजट था उसका मेन फोकस किन एरियाज पे देखा गया? सबसे ज्यादा फोकस फिस्कल कंसोलिडेशन पे रहा। क्या होती है ये टेक्निकल टर्म्स मैं समझाती चलूंगी, तसल्ली से सुनिएगा। फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि हमारा जो भी डेफिसिट्स हैं, अब देखिए हम बोलते हैं ना हमारा बजट हिल गया है, घर के कॉन्टेक्स्ट में समझो तो आपको कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में समझ में आएगा। मम्मी लोग बजट मैनेज करते हैं, है ना, तो वो बोलते हैं डेफिसिट में नहीं आना चाहिए, यानी जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। और अगर ये सिनेरियो बन गया तो फिर हम डेफिसिट में चले जाएंगे। किस में चले जाएंगे? डेफिसिट में। अगर हम कंट्री के लेवल पे बोले ना तो बजट कभी भी बैलेंस कंट्री लेवल पे हो ही नहीं पाता। ऐसा होता ही नहीं है कि जितनी हमारी आमदनी थी उतना हमने खर्चा कर दिया, बिकॉज कंट्री लेवल की बात की जा रही है। तो डेफिसिट तो रहता है, लेकिन आप इस डेफिसिट को कितना कम कर सकते हो, यानी आवक कंट्री के अंदर जितना इनफ्लो हुआ और जितना आउटफ्लो हुआ, आप इसको जितना बैलेंस कर सको, जितना इस दूरी को कम कर सको, उतना आपके देश की इकोनॉमी के लिए बेटर रहता है। तो इस बार के बजट के अंदर फिस्कल कंसोलिडेशन यानी इस डेफिसिट को कम करने पे ज्यादा जोर दिया गया। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, ग्रीन ग्रोथ के ऊपर और रेलवेज के ऊपर भी बात इस बजट में की गई है, ठीक है। एक एक करके पॉइंट देखते हैं। तो फिस्कल कंसोलिडेशन क्या होता है? गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है जिससे वो डेफिसिट्स को कम करने की कोशिश करते हैं। जो डेट होते हैं, यानी कि जो हमारे ऊपर बोरोइंग्स होती हैं, हमने दूसरे देशों से उधार ले रखा है, उसको कम करने की कोशिश की जाती है। इससे फिस्कल कंसोलिडेशन किया जाता है, ठीक है। और ये कैसे होगा? हम हमारे रेवेन्यूज बढ़ाएं और एक्सपेंडिचर को कम करें। तो जहां हम हमारी बोरोइंग्स कम करने की कोशिश करेंगे, हमारे रेवेन्यू अगर हम बढ़ा देंगे, रेवेन्यू यानी कि जहां से हमें पैसा आएगा वो अगर हम ऊपर कर रहे हैं, हमारी बोरोइंग्स हमको ज्यादा नहीं करनी पड़ेंगी, पैसा ऑलरेडी आ रहा है और बोरोइंग हम कम कर देंगे, तो हम क्या करेंगे? हमारे पास डेफिसिट धीरे 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 कम होता जाएगा, यानी हमारे पास पैसा रहेगा देश के पास। गॉट इट? चलिए, अगर हम बात करें टैक्सेस की, टैक्स रेट कोई बदलाव आया क्या? बजट में सबसे ज्यादा यही देखा जाता है, अच्छा भाई टैक्स स्लैब्स में क्या चेंज आया? अभी नहीं आना था। इंटरिम बजट के टाइम ज्यादा टैक्स को छेड़छाड़ किया ही नहीं जाता, फुल बजट में आएगा जो भी आएगा। सो नो चेंजेस इन टैक्सेस वर मेड। डायरेक्ट टैक्स हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो या फिर कस्टम या इंपोर्ट ड्यूटी हो, इसमें कोई भी फेरबदल या चेंज नहीं देखने को मिला। क्लैरिटी है जी? फिस्कल डेफिसिट से जुड़े हुए और कुछ आंकड़े पढ़ेंगे, उसके बाद हम अलग अलग सेक्टर्स से रिलेटेड बजट में क्या बात की गई वो देखने वाले हैं। तो फिस्कल डेफिसिट, यही फिस्कल डेफिसिट के हमारा जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, जीडीपी, जितनी भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपके देश में बन रही हैं, चल रही हैं, उनकी टोटल वैल्यूएशन कितनी है, यानी आपके देश में पैसा कितना आ रहा है कुल मिला के, और आपने दिया कितना है या फिर आपको देना कितना है, बोरोइंग आपके पास कितनी है या आपने कितना बाहर खर्च कर दिया, इन दोनों के बीच का इंबैलेंस क्या कहलाता है? डेफिसिट कहलाता है। डेफिसिट का मतलब कमी होता है, पता ही है ना, राइट। और फिस्कल का मतलब मनी से रिलेटेड है, तो पैसे की कितनी कमी है, राइट, बजट की कितनी कमी है। सो इससे रिलेटेड क्या क्या आंकड़े सामने लाए गए हैं?
फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर 25। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए इंडिया के अंदर जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो कब शुरू होता है? अप्रैल से शुरू होकर मार्च तक माना जाता है, यानी कि अप्रैल 2023 में शुरू होके और मार्च 24, राइट, ये जब होगा सो इसको एक फिस्कल ईयर या फाइनेंशियल ईयर काउंट किया जाएगा। इसको ऐसे भी लिख दिया जाता है FY 23-24 या इसको FY 24 भी लिख दिया जाता है, जो एंड वाला ईयर होता है उसके हिसाब से। तो जहां कहीं भी आपको FY 25 लिखा हुआ दिख रहा है, यानी ये 24-25 की बात की जा रही है। मार्च 24 से अप्रैल 24 से लेके मार्च 25 तक की बात। ये बात समझ में आ गई? तो फिस्कल ईयर 25 यानी अभी जो चालू हो रखा है, नॉट हो रखा है, कब चालू होगा? ये अप्रैल 2024 में शुरू होगा, मार्च 2025 के अंदर ये खत्म होगा। ये वाला जो फिस्कल ईयर है इसके लिए हमने डेफिसिट टारगेट क्या लिया है? क्या डेफिसिट टारगेट लिया है? 5.1% ऑफ जीडीपी। 5.1% ऑफ जीडीपी, यानी जीडीपी हमारा जितना भी होगा उसके 5.1% तक हमारा फिस्कल डेफिसिट होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। कुछ एक टर्म्स मैं पहले समझा दूं, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। कहां गए हम? यहां आ जाओ, पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लो। फिस्कल डेफिसिट मैंने आपको समझा दिया, जो भी शॉर्टफॉल गवर्नमेंट की इनकम में आती है इन कंपैरिजन टू द एक्सपेंस, उसको हम क्या बोलते हैं? फिस्कल डेफिसिट या बजट डेफिसिट। और ये हर देश में होता ही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया का है। बजट बैलेंस करना, फिस्कल बैलेंस करना इज नॉट अ इजी थिंग टू अचीव। आप जितना कम कर सको बस उतना आपको देखना होता है, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? कंट्री के जीडीपी पे, यानी जितनी भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो आपके रेवेन्यू लेकर के आ रही है उसी पे आप कंपेयर करते हो, है ना। तो अब जैसे घर में 4 जने पैसा लेकर के आ रहे हैं तो वो आपका जीडीपी हो गया एक तरह से। एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटे लेवल पे समझाने के लिए। अब आपने जितना खर्चा किया वो आपका एक्सपेंडिचर हो गया, दोनों के बीच का आपका डेफिसिट हो गया। तो फिस्कल डेफिसिट इज कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। जीडीपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, टोटल वैल्यू, आपके जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज आपने प्रोड्यूस किए हैं एक कंट्री में एक साल में, उनकी वैल्यूएशन को जीडीपी कहा जाता है और उस पे आप फिस्कल डेफिसिट निकालते हो। फिर एक टर्म आप पढ़ोगे अभी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी आपने कुछ असेट्स पे जो खर्चा किया है, बड़े बड़े आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या एसेट्स पे खर्चा किया है जो कि खत्म नहीं हो गए। जैसे हमने कुछ चीज खरीदी और खा ली तो खत्म हो गई, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। मान लीजिए आपने कोई मशीनरी खरीद ली जिससे अब आप आगे प्रोडक्शन करके और पैसा बना सकते हैं, यानी वो आपकी ग्रोथ में हेल्प करता है, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। सो मनी दैट इज स्पेंट टू अक्वायर और इंप्रूव फिक्स्ड नॉन कंज्यूमेबल असेट्स। फिक्स्ड असेट, घर, गाड़ी, ये सब फिक्स असेट माने जाते हैं, राइट। और यहीं पे अगर आपने हॉलिडे कर ली तो पैसा गया, एक्सपीरियंस ले लिया, वो फिक्स असेट नहीं होता। कंट्री के लेवल पे अगर आप बात करो, आपने ब्रिजेस बनाए हैं, रोड्स बनाई हैं, इंफ्रा खड़ा किया है, वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आता है। गॉट इट? तो ये आपने टर्म्स देख ली ना, अब आपको समझना ईजी हो जाएगा। आ जाइए, तो पहले हमने देखा कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 के अंदर फिस्कल डेफिसिट का टारगेट क्या रखा गया है? 5.1% ऑफ जीडीपी, ठीक है। फिस्कल 23-24 की बात करते हैं जो अभी चल रहा है, तो फिस्कल डेफिसिट टारगेट को रिवाइज करके नीचे ले आया गया है 5.8% ऑफ जीडीपी। पहले इसको 5.9 रखा गया था। तो अगर आप इस साल से अगले साल का देखो ना, तो भी आप देखोगे फिस्कल डेफिसिट में गिरावट टारगेट की गई है, यानी हमें हमारे डेफिसिट को कम करना है। अगर अभी तक ये जो फाइनेंशियल ईयर हुआ है, यानी कि अप्रैल से लेके जनवरी 31 तक की बात करें, तो इंडिया का फिस्कल डेफिसिट इन 9 मंथ्स के अंदर कितना रहा? 9.82 ट्रिलियन। 9.82 ट्रिलियन, जबकि पूरे साल का, पूरे फिस्कल ईयर का 17.87 ट्रिलियन है। यानी हमने 55% एनुअल एस्टिमेट ही फिस्कल डेफिसिट अभी तक दिखाया है, विच इज अगेन अ गुड फिगर, राइट। और गवर्नमेंट कंटिन्यूसली कोशिश करेगी कि हमारा जो फिस्कल कंसोलिडेशन है, यानी इस डेफिसिट को कम कर सके, और 25-26 में इसको 4.5% तक लाने की टारगेट रखी गई है। समझ में आ गया फिस्कल डेफिसिट का सारा रिलेशन? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर की। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि आप फिक्स्ड असेट्स के ऊपर खर्च कर रहे हो, जिससे जाके आप आगे ग्रोथ करोगे अपने नेशन की। तो 24-25 का कैपिटल एक्सपेंडिचर सेट किया गया है 11.1 लाख करोड़, करीब 11.1% टोटल एक्सपेंडिचर का कैपिटल एक्सपेंडिचर है। टोटल एक्सपेंडिचर यानी आपने हर चीज पे खर्च कर दिया, जो भी कुछ खर्चा किया वो टोटल एक्सपेंडिचर है। उसमें से जितना आपने फिक्स्ड एसेट्स में डाला है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और वो पूरे एक्सपेंडिचर का कितना प्रतिशत रखा गया? 11.1% रखा गया, ठीक है। देन टोटल एक्सपेंडिचर कितना एक्सपेक्टेड है 24-25 के लिए? सो 30.8
लाख करोड़ एक्सपेक्टेड है, उसमें से 11 लाख करोड़ फिक्स्ड होगा, ठीक है। रिवाइज्ड एस्टिमेट टोटल एक्सपेंडिचर का FY24 यानी 23-24 के लिए टोटल एक्सपेंडिचर को हमने रिवाइज करके 44.9 लाख करोड़ ला करके रखा है। तो इस बार का टोटल एक्सपेंडिचर 44.9 लाख करोड़ है। अगले साल का एक्सपेक्ट किया जा रहा है 30.8 लाख करोड़ होगा, जिसमें से 11.1% हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। फिर बजट के अंदर बताया गया कि इन्फ्लेशन को भी हमने मॉडरेट रखा है, बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन इंडिया ने नहीं देखा, टारगेट बैंड के अंदर 2.6% के अंदर इसको मॉडरेट किया गया है कि भाई 2 से 6% के बीच में ही इन्फ्लेशन रहेगा। ओके, इकोनॉमिक ग्रोथ पिकअप हुई है और एवरेज रियल इनकम जो लोगों की है वो 50% तक बढ़ी है। अभी अपनी पूरी रिपोर्ट रीड करते टाइम उन्होंने बताया कि भाई जो एवरेज इनकम है, रियल इनकम है इंडिविजुअल्स की, उसमें 50% तक इजाफा देखा गया है। तो सरकार ने इन टर्म्स में अपनी एक तरह से शाबाशी दिखाई है कि हमने सारी चीजें बेहतर करने की कोशिश की है और इन एरियाज में बेहतर हुआ है, ठीक है। तो ये तो सब फिस्कल से रिलेटेड और कैपिटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर की बात हमने कर ली। अब अलग अलग सेक्टर्स पे चलते हैं, रेलवे की बात करते हैं। सीतारमन जी ने अनाउंस किया कि 40,000 40,000 नॉर्मल रेल बोगीज को वंदे भारत में कन्वर्ट किया जाएगा। तो वंदे भारत पे और जोर दिया जाएगा। टोटल कितनी बोगीज हैं जो कन्वर्ट होंगी वंदे भारत में? 40,000 नॉर्मल बोगीज विल बी कन्वर्टेड। साथ ही साथ रेल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को और शहरों तक पहुंचाया जाएगा, जैसे रेल मेट्रो हो गए, नमो भारत हो गया, ये सब और सिटीज में भी देखने को मिलेंगे। 3 मेजर रेलवे कॉरिडोर्स भी बनाए जाएंगे, जिनके अंदर कौन कौन से आ रहे हैं? द पोर्ट कनेक्टिविटी कॉरिडोर, एनर्जी मिनरल सीमेंट कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर। तो ये 3 मेन कॉरिडोर्स भी रेलवे को आगे आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। देन कमिंग ओवर टू ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी की फील्ड में इंडिया ऑलरेडी बहुत एक्टिव है और हमारा टारगेट क्या है? 2070 तक हमको नेट जीरो कार्बन एमिशंस तक पहुंचना है, यानी जितना कार्बन या कार्बन डाइऑक्साइड हम यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा नेचर में लौटाएं नहीं, नेट जीरो पे पहुंच जाएं, राइट। उसके लिए बहुत सारी चीजें ऑलरेडी चल रही हैं और कुछ अनाउंसमेंट्स भी हुए हैं, जैसे कि रूफ टॉप सोलराइजेशन के अंदर हमें 1 करोड़ हाउस होल्ड के ऊपर रूफटॉप सोलराइजेशन चालू करना है, रूफटॉप सोलर पैनल्स लगाने हैं। कौन सी स्कीम के तहत ये अनाउंस किया गया था? 22 जनवरी को। 22 जनवरी को एक स्कीम पीएम मोदी जी ने अनाउंस की, जिसके तहत ये टारगेट रखा गया कि 1 करोड़ घरों की छत पर रूफटॉप पैनल्स लगेंगे। जल्दी नाम लिखो उस स्कीम का। रामलला मंदिर का उद्घाटन करने के जस्ट बाद ये स्कीम अनाउंस की गई थी, ठीक है। हर घर में 300 यूनिट फ्री, मतलब इन 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री बिजली बन रही होगी, ऐसा टारगेट है। दूसरा, ऑफशोर विंड एनर्जी। ऑफशोर यानी दूर दूर, राइट। ऑफशोर विंड एनर्जी हार्नेस करने के लिए भी वायबिलिटी गैप फंडिंग दी जाएगी। क्या होती है वायबिलिटी गैप फंडिंग अभी मैं बताऊंगी, ताकि 1 गीगावाट तक की इनिशियल हम ऑफशोर विंड एनर्जी हार्नेस कर सके। ऑफशोर होती है यानी कि ये प्लांट्स होते हैं समुद्र के अंदर लगाए जाते हैं, ये शोर एरिया है अगर, राइट, तो शोर से थोड़ा दूर ऑफशोर, यहाँ पे विंड एनर्जी के लिए प्लांटिंग वगैरह की जाती है, विंड मिल्स बोल दीजिए या बड़े बड़े वो लगाए जाएंगे। एंड इससे ताकि हम बहुत सारी विंड एनर्जी प्रोड्यूस कर सके। इनिशियल कैपेसिटी कितनी हमने प्लान की है? 1 गीगावाट। और इसके लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या है ये वायबिलिटी गैप? यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इकोनॉमिकली देश के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, वो बहुत इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनमें फाइनेंसिंग बहुत ज्यादा लगती है और इसीलिए प्राइवेट प्लेयर्स कूदना नहीं चाहते या कूद नहीं सकते, बिकॉज वो वायबल नहीं है। वायबिलिटी का मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहे हैं। जैसे आप मुझसे कई चीजें डिमांड करते हो, मैम ये भी पढ़ा दो वो भी पढ़ा दो, मैं बोलती हूँ इट इज नॉट वायबल फॉर मी एट द मोमेंट, यानी अभी ये पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो ये जो वायबिलिटी गैप है इसको कम करने के लिए सरकार क्या करती है? फंडिंग दे देती है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, सरकार आती है, प्राइवेट प्लेयर्स आते हैं, तो प्राइवेट प्लेयर्स को लाने के लिए कि भाई आप काम तो अच्छा करोगे, हमें पता है आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे हैं, पैसा नहीं है आपके पास, चलिए हम फंडिंग दे देते हैं थोड़ी, राइट। तो उसके तहत क्या होता है, ऐसे प्रोजेक्ट जो कि इकोनॉमिकली डिजायरेबल हैं लेकिन कमर्शियली अनवायबल हैं, हो नहीं पा रहे हैं, उसके लिए फंडिंग वगैरह दी जाती है और ग्रांट्स दे दिए जाते हैं वन टाइम या डेफर्ड, तो ताकि वो इकोनॉमिकली डिजायरेबल बन सके। मोर प्राइवेट प्लेयर्स कैन ऑल्सो कम एंड जॉइन हैंड्स। तो ये कौन देता है? ये एक स्कीम है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत इसको दिया जाता है। समझ में आ गई बात? मैं कोशिश कर रही हूँ कम से कम चीज़ों में आपको समझा सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें। चलिए, तो ये हो गया। उसके बाद कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन पे काफ़ी जोर दिया जाएगा, जिसके तहत हमने देखा कि कोल गैसिफिकेशन के प्लांट्स वगैरह शुरू हो रहे हैं। 100 मिलियन टन्स
2030 तक हमको कैपेसिटी रीच करनी है कोल गैसिफिकेशन और लिक्विफिकेशन की। ई बसेस पे काफ़ी जोर दिया जाएगा, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट मोड्स हैं उनमें ई बसेस को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। फिर हम देखते हैं टूरिज्म के क्षेत्र में क्या क्या बातें कही गई। तो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर, स्टेट्स को एनकरेज किया जाएगा कि जैसे आप देख रहे हो जगन्नाथपुरी पूरी सिटी है, उसको हेरिटेज की तरह से डेवलप किया जा रहा है। इसी तरह से अलग अलग स्टेट आइकॉनिक जो टूरिस्ट सेंटर्स हैं उनको और अच्छे से डेवलप करें। हर एक स्टेट के अंदर एक रेटिंग सिस्टम दी जाएगी फैसिलिटीज और सर्विस के बेसिस पे, ताकि स्टेट्स और इंप्रूव कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज एंड सर्विसेज वाइज। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स दिए जाएंगे। अगर इतना डेवलपमेंट और सर्विसेज पे काम करना है तो पैसा भी चाहिएगा स्टेट्स को, तो उनके लिए लॉन्ग टर्म ज़्यादा समय तक जिन पे इंटरेस्ट नहीं बन रहा हो ऐसे लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आइलैंड्स पे भी शुरू किए जाएंगे, जैसे कि लक्षद्वीप आइलैंड पे, ताकि उनको भी टूरिस्ट हॉटस्पॉट बनाया जा सके, उन पे भी कनेक्टिविटी लाई जा सके। तो पोर्ट कनेक्टिविटी, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ ये सारी पहुंचेंगी हमारे आइलैंड्स तक भी। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें तो अनाउंस किया गया बजट के अंदर, इंटरिम बजट में, अ कॉर्पस ऑफ 1 लाख करोड़ विल बी एस्टैब्लिश्ड। कॉर्पस यानी एक आप मान लीजिए राशि, एक भंडार इकट्ठा किया जाएगा पैसे का, कितना 1 लाख करोड़, जिससे कि 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स उस भंडार में से हम निकाल के दे सकें। ठीक है, तो आपने एक राशि इकट्ठी कर ली। अब जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स लेकर के आ रहे हैं पर उनको लोन चाहिए, तो आप 50 ईयर्स तक के, ये बहुत बड़े लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स हैं, उनके आप लोन्स दे सकते हो, इंटरेस्ट नहीं लगेगा जिस पे। तो काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देखे जा रहे हैं। इनोवेशन, ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि अभी शुरू हो रही है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, उनके लिए भी लोन्स हम प्रोवाइड कर पाएं, इसका एक कॉर्पस बनाया जाएगा। इन सनशाइन डोमेन, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, इनोवेशन करना है, सनशाइन डोमेन मतलब ऐसे डोमेन्स, ऐसी टेक्नोलॉजी जो अभी शुरू हो रही हैं, जिनके ऊपर सूरज की किरण पड़ी रही है, यानी अभी लोग सिर्फ उनको देखना शुरू कर रहे हैं। गॉट इट? चलिए, देन लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग दी जाएगी, लो या जीरो, बिल्कुल इंटरेस्ट पे नहीं। न्यू स्कीम लॉन्च की जाएगी डीप टेक टेक्नोलॉजीज के लिए डिफेंस पर्पसेस, ताकि हमारा जो आत्मनिर्भरता है डिफेंस सेक्टर में उसको और स्ट्रांग किया जा सके। तो काफ़ी डीप टेक्नोलॉजीज इनकॉर्पोरेट की जाएंगी, उनके ऊपर भी जोर दिया जाएगा, नई स्कीम्स लाई जाएंगी। हेल्थ सेक्टर की बात करें तो आयुष्मान भारत जो प्रोग्राम है, जिसके तहत जो जनता है उसको फ्री मेडिकल असिस्टेंस सर्विसेज वगैरह दी जाती हैं गवर्नमेंट और पैनल हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उनको आंगनवाड़ी और आशा वर्कर्स पे भी अप्लाई किया जाएगा आयुष्मान भारत स्कीम को। आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स भी इसमें कवर की जाएंगी। मेटर्नल और चाइल्ड केयर, हेल्थ केयर सिस्टम्स जो हैं उनको और पुख्ता बनाया जाएगा और सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम के अंडर में लाया जाएगा। अभी अलग अलग छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स और स्कीम्स चलती हैं, उन सबको एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम के तहत जो माँ है, बच्चा है, उन सबकी केयर के लिए लाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर जो फीमेल्स में बहुत बड़ा कारण होता है डेथ्स का और वन ऑफ द मेजर कैंसर टाइप्स होता है, उसके लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी एनकरेज किया जाएगा। हाउसिंग और माइक्रो फाइनेंस की बात करें तो निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि हालांकि कोविड आ गया था, बड़े चैलेंजेस थे, फिर भी हमने पीएम आवास योजना ग्रामीण जो है उसके तहत 3 लाख करोड़ हाउसेस को अचीव करने के काफी करीब हम पहुंचे। हमारा ये टारगेट था, पर कोविड के चलते काम बीच में रुक गया, फिर भी हम काफी करीब पहुंच गए इन अचीविंग 3 करोड़ हाउसेस। और आगे आने वाले समय में हम 2 करोड़ और घर बनाएंगे अगले 5 सालों में, बिकॉज डिमांड भी बढ़ती जाएगी। तो देखिए, अब एक चीज समझिएगा, जो भी स्कीम या योजना का नाम आप देखोगे ना, उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, उसके बारे में आपको सारी ब्रीफिंग पता होनी चाहिए। एग्जामिनर अगर कोई स्कीम पूछेगा तो या तो अभी जो रिसेंटली लॉन्च हुई है वो पूछेगा, या फिर जो न्यूज में हाईलाइटेड रही है वो पूछेगा। तो पीएम आवास योजना ग्रामीण और अर्बन 2 होती हैं, पता होनी चाहिए। फिर पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत एंड टू एंड सपोर्ट आर्टिजन्स को दिया गया, ये भी बताया गया। पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं उन तक क्रेडिट असिस्टेंस पहुंचाई गई। पीएम विश्वकर्मा योजना क्या है? जिसके अंदर जो क्राफ्टमैन होते हैं, कारीगर होते हैं, उनको सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, टूल्स वगैरह दिए जाते हैं। पीएम स्वनिधि योजना क्या है भाई? जो वेंडर्स होते हैं, ठेले वगैरह लगाते हैं, उनको सॉफ्ट लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोन्स सैंक्शन किए गए और लखपति दीदी स्कीम भी चलाई गई और इसको आगे और बढ़ाया जाएगा, ये भी गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट किया। फिर एग्रीकल्चर और फिशरी के सेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें सामने आई, तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत फार्मर्स कितने बेनिफिट किए गए? 38 लाख फार्मर्स को बेनिफिट किया गया, 10 लाख एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया गया। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ध्यान कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना, ये भी एक योजना है।
प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग, और इसके तहत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, करीब 2.5 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और इंडिविजुअल्स को क्रेडिट लिंकेजेस दिए गए, यानी क्रेडिट फैसिलिटीज से जोड़ा गया। तो ऐसे जो फार्मर्स होते हैं जिनको अपनी माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स चालू करनी है, उन सबको इससे मदद दी जाती है। गवर्नमेंट विल फर्दर प्रमोट प्राइवेट एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज। जब खेती हो जाती है, फसल की कटाई हो जाती है, उसके बाद दिक्कतें चालू होती हैं ना, मार्केट तक पहुंचना, बेचना, तो इन सब में भी और प्लेयर्स को लाया जाएगा, उस पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और एक नया डिपार्टमेंट चालू किया जाएगा, मत्स्य संपदा। फिशरमैन कम्युनिटी जो है उनकी नीड्स को केटर करने के लिए मत्स्य संपदा डिपार्टमेंट आएगा। ठीक है। फिर गवर्नमेंट एनकरेज करेगी नैनो डैप का इस्तेमाल। व्हाट इज दिस नैनो डैप? नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट एक नैनो टेक्नोलॉजी वाला फर्टिलाइजर है, खाद होती है ये, जो कि अलग अलग क्रॉप्स के अंदर डाला जाएगा, जो सभी क्रॉप्स के बेनिफिट के लिए होता है। नैनो टेक्नोलॉजी वाले ज्यादा कारगर होते हैं। ठीक है। डेयरी फार्मर्स को और बेहतर पॉलिसीज से जोड़ा जाएगा सपोर्ट करने के लिए। और फुट एंड माउथ डिजीज होती है कैटल के अंदर, फफोले छाले जैसे हो जाते हैं फुट एंड माउथ डिजीज में, तो उसको भी बेटर हैंडल करने के लिए सरकार कदम उठाएगी। फिर स्ट्रैटेजीज बनेंगी ताकि हम ऑयल सीड्स के अंदर आत्मनिर्भर हो सके, सेल्फ रिलायंट हो सके, हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़े ऑयल सीड। और इसके लिए क्या होगा, जो भी बहुत अच्छी पैदावार या हाई यील्डिंग वेराइटीज होती हैं, वो उनके ऊपर R&D होगी, रिसर्च होगी, उनको प्रोक्योर किया जाएगा, हमारे यहाँ पे खेती की जाएगी, क्रॉप के इंश्योरेंस पे ध्यान दिया जाएगा ताकि हम ऑयल सीड्स के अंदर आत्मनिर्भर बन सकें। तो ये सारे पॉइंटर्स हैं जो कि बजट के अंदर देखे गए। MSME के क्षेत्र में बात करते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज के बारे में। तो स्किल इंडिया मिशन इनिशिएटिव जो है भारत का, उसके तहत बहुत सारे जो अचीव किए गए हैं, कितने लोगों को ट्रेन किया गया है, वो सारी बातें बताई गई। स्किल इंडिया मिशन जो है उसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स हैं कि भाई एक तो आपकी जो परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है कि जितना बेहतर प्रोडक्शन करोगे उतना इंसेंटिव मिलेगा, और ये यूजुअली ग्रीन एनर्जी सेक्टर में किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा बनाओगे तो इंसेंटिव मिलेगा। तो वो सब कब हो पाएगा, जब स्किल्ड लेबर होगी। स्किल्ड लेबर नहीं होगी तो प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा। दूसरा मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है हमारा। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कब अच्छा होगा, जब हमारी लेबर अच्छा काम कर रही होगी। तो हमारी लेबर का स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, और उसी के चलते स्किल इंडिया मिशन इनिशिएटिव है। और उसके तहत क्या क्या किया गया, करीब 1.4 करोड़ यूथ को ट्रेन किया गया, जो ऑलरेडी ट्रेन थे उनको और अपस्किल किया गया, रीस्किल किया गया, करीब 54 लाख यूथ को। 3000 नए ITIs एस्टैब्लिश किए गए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी ज़ोर शोर से निर्मला सीतारमण जी ने जोर दिया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट मोदी सरकार ने हमेशा से मुद्दा उठाया है, और जब तक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसी के ऊपर उन्होंने और स्ट्रेस किया कि आगे आने वाले टाइम में भी हम रिसर्च और इनोवेशन पे बहुत जोर देंगे। जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का एक स्लोगन था, जय जवान जय किसान। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उसमें जय विज्ञान जोड़ दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। PM मोदी जी ने उसमें एक और चीज जोड़ दी, जय अनुसंधान। अनुसंधान यानी रिसर्च। सो जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। सो ये सरकार इसी अनुसंधान यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन पे फोकस करेगी। और ये आखिरी स्लाइड है, फिर हम रिवीजन पे चलेंगे। तो कुछ और हाइलाइट्स बताए गए कि भाई 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से यानी गरीबी से बाहर लाया गया है पिछले 10 सालों के अंदर। सरकार ने अपने, हर सरकार बताती है ना हमने क्या क्या किया, तो वो बताया गया। करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री में फूड हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी सीधे लोगों के खाते के अंदर राशि पहुंचे, ऐसे हमने 34 लाख करोड़ रुपीस बांटे हैं PM जन धन योजना के तहत। जन धन योजना जिसमें लोगों के खाते नहीं होते हैं, खाते खुलवाए जाते हैं, और उनको ये दिया गया, जिससे कि करीब 2.7 लाख करोड़ की सेविंग लोगों की हुई है। एंड गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इंडिया के, नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट्स हैं, उनके डेवलपमेंट पे बहुत जोर दिया जाएगा ताकि वो इंडिया के ग्रोथ में फ्यूल की तरह काम कर सके। उन पे अभी तक इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था, वहां पे भी जोर दिया जाएगा। ठीक है जी। सो ये थे पूरे हाइलाइट्स ऑफ द इंटरिम बजट जो कि हाल ही में पेश किया गया। रियली होप समझाने की मैंने पूरी कोशिश की है कम से कम टाइम में, बिकॉज ये डेली CA सेशन है। सो समझ में आ गया होगा। अब अगर आपको और एनालिसिस में जाना है तो पायल मैम का सेशन देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारे रिवीजन क्वेश्चन के साथ में। खटाखट आंसर देना शुरू करो। हु रिसेंटली बिकेम इंडियन आर्मीज फर्स्ट फीमेल सूबेदार? हमारी आर्मी की सबसे पहली महिला सूबेदार कौन बनी है रिसेंटली? आंसर होगा प्रीति रजक, बिल्कुल। और
ये अदरवाइज स्पोर्ट्स में शूटर हैं, ठीक है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड महाराष्ट्र विन इन दी 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? 6th एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स के, जो कि तमिलनाडु के अंदर होस्ट किए गए, उसमें महाराष्ट्र टॉप पे रहा। तो टोटल कितने गोल्ड मेडल्स जीते हैं? ध्यान दीजिएगा, गोल्ड मेडल्स पूछे जा रहे हैं, कितने गोल्ड मेडल्स? आंसर 57, एग्जैक्टली 57 गोल्ड मेडल्स जीते हैं। विच नेशन सिक्योर्ड इनॉग्रल टाइटल एज मेंस FIH हॉकी 5S वर्ल्ड चैंपियन? मेंस हॉकी 5S वर्ल्ड चैंपियनशिप किसने जीती? किसने जीती? नेदरलैंड्स ने जीती। हराया किसको? मलेशिया को। ओके, नेक्स्ट, इन विच हाई कोर्ट डिड जस्टिस दिनेश कुमार सर्व एज चीफ जस्टिस? यानी कि दिनेश कुमार जस्टिस जो हैं वो कौन से हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट हुए हैं? एक्टिव चीफ जस्टिस बनाया गया है इनको, क्योंकि बहुत जल्दी रिटायर भी हो जाएंगे। बताइए कौन सा? कर्नाटका हाई कोर्ट। ऑल राइट, एंड देन this is your question of the day. Who will be the next CM of Jharkhand after Hemant Soren's resignation? हेमंत सोरेन जी ने रेजिग्नेशन दे दिया है, अब नए CM झारखंड के कौन बनेंगे? सो ये था पूरा आज का सेशन। आई रियली होप सारी न्यूज़ समझ में आ गई, बजट के हाइलाइट्स आपको समझ में आ गए होंगे। इन हाइलाइट्स को थोड़ा दिमाग में आपको रखना पड़ेगा, एक दो बार रिविजन से बैठ जाएंगे। तो ये था आज का सेशन। PDF आपको मिल जाएगा परचम क्लासेस के ऐप पे भी मिल जाएगा, फ्री मटेरियल सेक्शन में, टेलीग्राम पे भी अपलोड हो गया होगा। अगर आपने मंथली रिविजन सेशन नहीं देखा है, देख लीजिएगा। और अब जो दूसरे फैकल्टी हैं वो आपके थियरी सेशंस लेंगे, उनको भी अटेंड कर लीजिएगा। अगर आपको अपनी तैयारी स्ट्रांग करनी है, नहीं देखना है, आपकी मर्जी है, राइट। और जो आपका मंथली कंसोलिडेटेड PDF होता है, जिसे हम मंथली मैगजीन कहते हैं, वो आपको 7th लेटेस्ट बाय 7th ऑफ February parchamclasses.in पे मिल जाएगा। हिंदी वाला बाय 10th ऑफ February मिल जाएगा। वैसे इस बार आपको जल्दी ही दे देंगे, हम कोशिश कर रहे हैं 5th तक दे दें, ठीक है। दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, मिलते हैं जल्दी। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।